नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, डेली 7 बजे शाम को हम एक क्लास लेकर आते हैं आपके लिए सामान्य हिंदी की, और हमने बिल्कुल ही शुरू किया है सभी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए, जैसे आरओ एआरओ, जूनियर असिस्टेंट यूपीपीएससी से, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी, यानी जितने भी वनडे एग्ज़ाम आपके होते हैं उनमें जो हिंदी का वर्टेज है उस सबको नज़र में रखते हुए हमने हिंदी का सेशन शुरू किया है। और इसमें हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और हमारा जो चैप्टर है वह है हिंदी का उद्भव एवं विकास। और उसमें हम 2 टाइप क्लास करा चुके हैं, जिसमें हमने पहली क्लास जो कराई थी हिंदी के परिचय, यानी कि उसके इतिहास का परिचय, उद्भव कैसे हुआ। कल बताया कि हिंदी का विकास क्रम कहाँ तक था, यानी हिंदी तक कैसे हम लोग पहुँचे, ठीक है। और फाइनली आज जो है हम हिंदी भाषा का विकास यानी हिंदी भाषा के रूप में किस तरीके से प्रचलित हुई, इस तरीके से हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। 3 क्लास बनाने का मतलब पहले टॉपिक में आपको टॉपिक बड़ा लग रहा होगा, मगर आपको ये देखिए कि परीक्षाएं इसी चीज़ की नीड कर रही हैं आजकल, क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छे लेवल के बनने से शुरू हो चुके हैं। इसलिए हल्के से कुछ होने वाला है नहीं आपको पढ़ने में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उसी मेहनत के साथ आपके मेहनत में 4 चांद लगाने के लिए हम भी आपके साथ हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। कल तक हमने सीख लिया था आपकी प्राचीन आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा, 3 प्रकार की आर्य भाषा होती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के ऊपर। यहाँ पर हिंदी इसमें आती है, हिंदी और हिंदोत्तर काल, और हिंदी 3 भागों में बांटी गई है। एक तो आती है प्राचीन हिंदी, इसका कालक्रम है 1050 से लेकर 1450 AD तक, ध्यान रखेंगे। यानी कि ये वह समय है जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का आगमन हुआ था। परंतु दिल्ली सल्तनत के आगमन के समय भी क्योंकि 1206 में दिल्ली सल्तनत पर आगमन हुआ था, ठीक है, और 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहा था। परंतु इस समय पर विदेशी भाषाओं का प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं था, क्योंकि प्रांतीय शासन जो था वो अपना वर्चस्व जमाए हुए था। यानी कि प्रांतीय शासन चल रहा था देश में, बस एक दिल्ली क्षेत्र पर जो है दिल्ली सल्तनत का अधिकार था। तो इसलिए हिंदी भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि जो संस्कृत से जनी हुई हिंदी थी, जो संस्कृत की जननी हिंदी थी, अभी भी उसी का प्रचार प्रसार कर रहा था। यहाँ भाषा में बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला था। अंततः मध्यकालीन इतिहास की बात अगर करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में 1450 से लेकर 1850 तक का काल देखा, तो ये सबसे बड़ा चेंज हुआ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही 1526 में मुग़ल एम्पायर जो है इसमें एंट्री करता है। और मुग़ल एम्पायर के एंट्री करने से फारसी, तुर्की, ऐसी भाषाओं के, यानी कि मंगोल लोग या तुर्की लोग जो थे ये आए यहाँ पर। उनकी फारसी भाषा थी। कैसी भाषा थी? फारसी भाषा थी। और मुस्लिम साम्राज्य का भारत में आने का आगमन होने से हिंदी भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ा। और वो प्रभाव देखने को मैं आप छोटा सा बता देता हूँ कि आज हम जो बोलते हैं हिंदी में वो बोलते हैं अहमद, ठीक है। चेंजिंग तो बहुत हुई थी मगर समझने के लिए, परंतु वह अह के जगह क्या बोलना शुरू कर दिया? अहमद। आज भी आपके क्षेत्र में, पास में, पड़ोस में ऐसे लोग होंगे जो मुस्लिम पंथ से होंगे, तो उनका कुछ भाषा का चेंज हो ये होगा। तो ए के उच्चारण की जगह पर ए का उच्चारण करने लगे। च का उच्चारण नहीं आता था। इस तरीके से यहाँ पर जो है मध्यकालीन हिंदी में ये वाला चेंज देखने को मिला। और फारसी भाषाओं का जो है आगमन हुआ। अरबी, फारसी, इन भाषाओं का जो है आगमन हुआ, जिससे कि हिंदी की स्थिति क्षीण हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? क्षीण हो चुकी थी। वहीं पर आधुनिक काल की हिंदी जो थी उसमें क्या हुआ? 1850 और अब तक की बात अगर करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन सत्ता आ गई थी। परंतु 1857 की क्रांति के बाद 1858 से पूर्णतः ही ब्रिटिश शासन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में भारत का शासन चला गया था, जिससे भारत में ब्रिटिश भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार होने लगा था, ठीक है। 1813 में तुमने सुना होगा कि ईसाई मिशनरी को परमिशन दे दी थी, ठीक है। और वह ईसाई यानी कि अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अग्रणी हो गए थे। तो भाषा में बहुत बड़ा विभेद हुआ और यहाँ पर विदेशी भाषाओं का बहुत ज़्यादा आगमन हुआ, जैसे पुर्तगाली, तुर्की, ठीक है, अरबी, अंग्रेजी, इन भाषाओं का ज़्यादा आगमन हुआ। इस वजह से हिंदी की जो है स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी, ठीक है दोस्तों। जब हम आपको पढ़ाएंगे साहित्य तो उस समय पर इन सब के बारे में बात करेंगे, परंतु अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल परिचय पढ़ रहे हैं। आगे अगर बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं हिंदी का इतिहास। तो दोस्तों, हिंदी भाषा की जननी जो है, पहले यहाँ समझो, हिंदी भाषा की जननी वो संस्कृत को माना जाता है, क्योंकि संस्कृत की वर्णमाला से ही पाली, प्राकृत, अपभ्रंश
के रास्ते होते हुए जब संस्कृत पाली प्राकृत और अपभ्रंश के रास्ते होते हुए हिंदी का उद्भव हुआ। ठीक है, ये हिंदी का उद्भव हुआ। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। जब संस्कृत चल रही थी, संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा थी, वैदिक भाषा थी, उसको बोलने में ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो थे बहुत असंतुष्ट थे। इसी बीच में वैदिक संस्कृत को थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, गांव कस्बों में उसको शुरू किया गया और वह भाषा फिर गांव कस्बों में आने के बाद में एक लौकिक भाषा बनकर आ गई। यानी कि शहरों बड़े पंथों से छोटे पंथों में एंटर हुई और लौकिक संस्कृत के रूप में हुई। फिर लौकिक संस्कृत भी कुछ अच्छे स्तर पर नहीं बोली जा रही थी, तब पाली भाषा का उद्भव हुआ। पाली भाषा पूर्णतः ग्रामीण भाषा थी, ठीक है, परंतु फिर उसमें चेंज हुआ भाषा का और फिर प्राकृत भाषा फिर नगरीय भाषा के रूप में उद्भव हुई, साहित्य भाषा के रूप में उद्भव हुई। फिर बाद में पाली और प्राकृत को दोनों को मिलाकर एक भाषा बनी जिसे कहते हैं अपभ्रंश, जिसके वाल्मीकि स्वयंभू को माना जाता है। फिर सारी भाषाओं को मिलाकर सारी भाषाओं के शब्द जो है एक जगह बोलने लगे। संस्कृत के कुछ शब्द, पाली के भी कुछ शब्द, प्राकृत के कुछ शब्द और अपभ्रंश के भी कुछ शब्द एक जगह इकट्ठा हुए और उसे कहा गया संक्रमण पड़ गया एक तरीके से भाषाओं का। और वहाँ पर एक 200 साल तक एक भाषा देखी गई जिसे कहते हैं अभट्ट भाषा, जिसे कहते हैं संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं, जिसके विद्यापति ने जो है सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था उनका। ठीक है, और उसी विद्यापति ने ही उनको अभट्ट भाषा को सबसे मीठी भाषा कहा था। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी की जननी क्या है? संस्कृत है, परंतु हिंदी भाषा अपभ्रंश भाषा का क्या है? परिवर्तित रूप है। कहाँ से परिवर्तित हुई है? अपभ्रंश से परिवर्तित हुई थी, यानी कि अपभ्रंश से परिवर्तित होकर अपभ्रंश का अपभ्रंश हुई थी। ठीक है, अब बात आती है थोड़ा सा चेंज करने पर। हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति मानी जाती है वो सिंधु नदी से मानी जाती है। क्या माना जाता है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु नदी से मानी जाती है। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ एक इंडस नदी है जिसको हम सिंधु नदी बोलते हैं। तो ये सिंधु नदी जो थी कश्मीर वाले एरिया से निकलकर उस समय पर पाकिस्तान भी भारत ही हुआ करता था, क्योंकि वो तो 1927 की बात है, मगर ये हम बात जो करें प्राचीन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि जो सिंधु नदी से उस पार के लोग थे वह जब हमारे इस पार व्यापार करने आते थे तो उन्होंने कर रखा था सिंधु के उस पार और सिंधु के इस पार। तो उनके उच्चारण में थोड़ी मिस्टेक थी ईरानी लोगों के, और वो सिंधु नदी को क्या बोल देते थे? हिंदू। उनका सै का उच्चारण बहुत गलत था, तो सिंधु नदी उनसे बोलता नहीं था, सै का उच्चारण उनका ठीक था नहीं। तो सै का उच्चारण ठीक ना होने की वजह से वो सिंधु क्या बोल देते थे? हिंदू बोल देते थे। और हिंदू से क्या बना? हिंद, और हिंद में लगा ई प्रत्यय और जब जाकर बना हिंदी। तो नोट पॉइंट करने की वाली बात यह है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी तीनों शब्द जो हैं ये फारसी भाषा के हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी तीनों ही शब्द जो हैं वो कैसे हैं? फारसी भाषाओं के हैं। याद रखने वाली बात है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा बात बताऊं, हिंदी शब्द के जो होते हैं ना दो अर्थ होते हैं। हिंदी शब्द के जो अर्थ होते हैं वो कितने होते हैं? दो शब्द होते हैं, दो अर्थ होते हैं। एक तो हिंदी देश के निवासी यानी हिंद देश के निवासी, एक इसका मतलब ये भी होता है। एक हिंदी भाषा क्या होती है? एक हिंदी भाषा होती है। दो मतलब होते हैं, ये भी नोट करके याद रखने वाली थी। तो दोस्तों यहाँ तक पहले रिकॉल करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन हिंदी बोलते हैं 1050 से लेकर 1450 तक। मध्यकालीन हिंदी बोलते हैं 1450 से लेकर 1850 तक। आधुनिक हिंदी बोलते हैं 1850 से यहाँ तक देखा गया। ठीक है, हिंदी के इतिहास की बात करें पीछे, तो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत को माना जाता है। हिंदी भाषा अपभ्रंश का परिवर्तित रूप है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। ठीक है, ईरानी लोग सिंधु का उच्चारण को हिंदू बोलते थे, और हिंदू से बना हिंद, और हिंद में क्या लगा? ई प्रत्यय और क्या बना? फिर बन गया हिंदी। क्या बन गया? हिंदी बन गया। और हिंदी का जो मतलब होता है वो दो होता है, एक तो हिंद देश के निवासी और हिंदी भाषा। और ये नोट करने वाली बात है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी तीनों ही शब्द जो हैं फारसी भाषा के हैं। कहाँ से हैं? फारसी भाषा से। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपसे कि आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर रहे होगे। एक बार मैं क्लास देख लेता हूँ कि आपकी क्लास ठीक चल रही है नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा दिख नहीं रहा हो स्पष्ट, तो आप मेरे कहने से आप अपने ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, अपने फ़ोन की यानी कि क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है भैया, अपनी अगर फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा दोगे तो थोड़ा सा ये है कि आपको अच्छे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बात आपने समझ ली है इतनी चीज़। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा समूह। एक भाषा समूह होता है हिंदी भाषा समूह। ठीक है भैया, हिंदी भाषा समूह। हिंदी भाषा समूह में जो है 5 उपभाषाएँ हैं। क्या है ये? 5 उपभाषाएँ हैं और 18 बोलियाँ हैं। ये एग्ज़ाम में आती हैं। 5 तो उपभाषाएँ हैं और 18 बोलियाँ हैं। ये हिंदी भाषा समूह के अंतर्गत आती हैं। और इसी के चलते जो है भारत में लगभग 51.7% लोग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी कि 51.7% जनसंख्या
51.7% जनसंख्या जो हिंदी का प्रयोग करती है। तो इतनी बात अभी समझने की है। 5 उपभाषाएं, ये क्वेश्चन आ चुका है। अभी जो वीडियो का पेपर हुआ था पीछे, तो वीडियो के पेपर में 27 तारीख के, आई थिंक 27 तारीख की सुबह की वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 27 जून को क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, तो वो कितनी हैं? 5। उपभाषाएं कितनी हिंदी में? 5 है। और बोलियाँ कितनी हैं? 18। ये SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन क्वेश्चनों को बना लिया करो अच्छे से, जो क्वेश्चन लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं। और भारत में लगभग कितने 51.7% लोग हिंदी बोलते हैं, और वो कितने राज्यों में वास कर रहे हैं? 10 राज्यों में वास कर रहे हैं। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है एक दिल्ली, और उसी के साथ साथ जो है 10 राज्यों में इनकी संख्या देखने को ज़्यादा मिलती है। ये 10 के 10 राज्य आपको पता होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई 10 राज्य याद ना हो और फिर आप उसमें गलती कर दो। वो गलती क्यों कर दो? क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा हिंदी प्रदेश नहीं है, ठीक है, तो 10 के 10 याद होंगे, बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए वो राज्य कौन कौन थे। एक तो आपको हिमाचल प्रदेश याद रखना है, दिल्ली याद रखना है, हरियाणा, दिल्ली यूटी है तो इसलिए यूटी भी एक याद रखना, और 9 राज्य हैं, तो 9 राज्य प्लस के 1 यूटी। चाहो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो प्रतिद्वंदी होते हैं, तो वो ये सोचते हैं छोटी छोटी बातों पर कमी निकालते हैं। तो 9 प्लस के 1, तो 1 जो है वो क्या है? ये यूटी, और 9 क्या है? हमारे स्टेट। इस वजह से टोटल कितने हो गए हैं? ये 10 हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आपका हिमाचल प्रदेश हो चुका है, दिल्ली हो चुका है, हरियाणा हो चुका है, उत्तराखंड, यूपी। ये 4 या पहले 5 याद करो, 5-5 करके याद करोगे, याद हो जाएंगे। यानी क्या है? हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, 5 हो गए हैं। 5 और याद करेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो क्या है आपके? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इस तरीके से 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? जो 5 हमने उपभाषाएं बोली हैं, ये 5 उपभाषाएं हैं, और हिंदी की वो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, और वो 18 बोलियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है भाई, हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, और हिंदी की जो आपकी बोलियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, बोलियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आप अगर इस चीज़ को चाहो समझना अच्छे से, तो आप लिखते रहना, वरना तो आप इसको नोट कर लेना यहाँ से। ठीक है, देखिए क्या है, एक तो है आपकी पश्चिमी हिंदी आपकी हो चुकी है, एक आपकी पूर्वी हिंदी हो चुकी है, एक आपकी बिहारी हिंदी हो चुकी है, एक पहाड़ी हिंदी हो चुकी है, पहाड़ी हिंदी, और एक राजस्थानी हिंदी। तो आपको यहाँ याद रखना है 5 होगी पहले तो उपभाषाएँ, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब देखिए 18 बोलियाँ हैं, तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं। कितनी बोलियाँ आती हैं? 5 बोलियाँ आती है बच्चा। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं, जिसमें से ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी और कन्नौजी। तो एक बार रिकॉल करेंगे इनको, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी। ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी। तो आपका हो जाएगा ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणी, ठीक है, बुंदेली आपका, और हरियाणवी आपका, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये आपकी हो गई हैं। तो 5 भाषाएं यहाँ से याद हो जाएंगी। पूर्वी हिंदी में बात करेंगे तो 3 पूर्वी हिंदी में आती हैं बोलियाँ, 3 पूर्वी हिंदी में आती हैं। पूर्वी हिंदी यानी पूर्व में बोली जाने वाली। तो अवधी हो चुकी है, बघेली हो चुकी है, छत्तीसगढ़ी हो चुकी है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी याद करेंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्लियर। बात करते हैं बिहारी हिंदी में, तो बिहारी में 3 आती हैं। एक तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। कौन कौन सी आती हैं? मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। बच्चा याद हो रहा होगा आपको, और अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहाड़ी हिंदी में भी 3 आती हैं। एक आती है आपकी गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी। गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी। ठीक है बच्चा, यहाँ से हो जाएगा। राजस्थानी हिंदी में 4 आती हैं, और राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। तो इसको जो है ना याद करना पड़ेगा। मैं आपको राजस्थानी का ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि बेटा राजस्थानी की जो है कई बार क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछा जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ राजस्थानी की याद करने की। आपको घबराना कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ राजस्थानी की, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अभी तो ये ऐसे पूछ रहे थे, तो कुछ ऐसे होते हैं राजस्थान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए राजस्थान को मैं बता देता हूँ राजस्थानी हिंदी में क्या बताता हूँ। राजस्थानी हिंदी में। ठीक है भाई, तो राजस्थानी हिंदी में
हम यहाँ से कर रहे हैं ये कि राजस्थानी हिंदी में। तो देखिए नीचे क्या है दक्षिण, ऊपर क्या है उत्तर, इधर क्या है पूर्व, यहाँ पर क्या है पश्चिम। तो पश्चिम का मतलब पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी। बेटा यहाँ समझेंगे अभी, ठीक है। मैं इनको कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं ऐसे ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आपको लगेगा हाँ हमने जो चुनाव किया वो सही आदमी का चुनाव किया, ठीक है बेटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें सीख जाओगे ऐसी धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। तो देखिए पहला आप मुझे बताइए, मार जो पड़ी है भारत पर, जो मार पड़ी थी भारत पर, जो मार पड़ी वो कहाँ से पड़ी? विदेशियों से। मध्यकालीन इतिहास में हम परेशान कहाँ से हुए? पश्चिम से। तो सीधी बात है पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी हो गई? मारवाड़ी। तो आपको यहाँ से याद रखना, हमारा पश्चिम क्षेत्र जो है भूमि स्थल है, भूमि से जुड़ा हुआ था, तो मार जो पड़ी हम पर वो इधर से पड़ी। इसके बाद ना माल, एक है मालवी। हर एक आदमी पुराने ज़माने में माल कहाँ छिपाता था? नीचे, चारपाई के नीचे, ज़मीन में। तो माल कहाँ छिपाता था? नीचे। तो क्या आ गया आपका? मालवी। क्या आ गया भैया? मालवी। ठीक है। मेवा कहाँ रखता है आदमी? ये बताओ, मेवा कहाँ रखता है? रसोई में अगर तुम जाओगे तो मेवा कभी नीचे नहीं छिपाएगा, मेवा ऊपर रखेगा जितना भी होगा, जिससे कि बच्चों का हाथ ना पहुँचे। तो यहाँ पर ऊपर का मतलब है उत्तर, तो यह क्या आ जाएगा? मेवाती। यहाँ पे क्या था बच्चा? मेवाती। बची एक, क्या आ गई आपकी? जयपुरी। क्या आ गई आपकी? जयपुरी, ढूंढाली। जयपुरी या ढूंढाली, ढूंढाली ये आपकी आ चुकी है। तो इनको थोड़ा याद रखोगे। मार कहाँ से पड़ी? पश्चिम से पड़ी, तो मारवाड़ी हो गया। मेवा कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं, तो उत्तर हो गया। माल कहाँ छिपा के रखते हैं? तो नीचे होता, तो मालवी हो गया। और इधर एक बची जयपुरी या ढूंढाली। तो ये बातें आपने समझ ली होंगी, सीख ली होंगी, अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है बेटा। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, इन चीज़ों को कौन कौन सी हैं, यहाँ से कौन से क्षेत्र में कौन सी आती है, क्या आती है, ठीक है। इसके बाद में हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं। घबराने की कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपकी क्लास जो है ना बड़ी प्यारी चल रही है, और हम जो है ना हम सोच रहे हैं आपको बिल्कुल समझदार बनाना। हमारा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप लोगों को केवल बातों को जो है ना, केवल आप बातों को घुमाना बातों में, केवल हमारा मतलब है कि आपको ये याद कराना है, ठीक है। तो देखिए हमने इसके लिए आपको एकदम जो है ना अच्छी ट्रिक ढूंढी, और आराम से जो है इसको आप बना सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं आपसे हिंदी के बारे में। कुछ ऐसे नोट पॉइंट जो आपको लिखने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कि पहला नोट पॉइंट अगर मैं यहाँ करूँ तो नोट इन पॉइंट कर लेंगे, नोट इन पॉइंट बच्चा, ठीक है। नोट इन पॉइंट अगर आपने किया तो आप इन्हें नोट करोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा। हिंदी का पहला पत्र, यानी कि यहाँ से क्या है? हिंदी का पहला पत्र एग्जाम में आता है। हिंदी का पहला पत्र क्या था? उदंत मार्दंड, उदंत मार्तंड, ये आपका है उदंत मार्तंड, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 30 मई 1826 में, यानी कि 30 मई 1826 में कहाँ पर छपा था? कलकत्ता में, कलकत्ता में छपा था ये, ठीक है। किसने? जुगल किशोर ने, जुगल किशोर। तो ये बात थोड़ी सी याद रखनी है। और इसी उपलक्ष्य में 30 मई के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है बेटा। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक दिन मनाया जाता है इसी चीज़ को, ये थोड़ा याद रखना है। अगर हम दूसरा नोट पॉइंट की ओर चलें, दूसरा नोट पॉइंट क्या था? तो इसी के बाद में 1928 में, इसी के बाद में फिर 1828 में राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्र छापा। क्या छापा? पत्र छापा, ठीक है भाई। और ब्रिटिश सरकार ने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया 1829 में।
यानी कि 1829 में इस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये भी थोड़ा समझने वाली बातें हैं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल में आपकी। क्या है? हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्दंड था। पहला बात तो ये किसका है? जुगल किशोर का है बेटा। और 30 मई 1826 को छपा था ये। कहाँ पर? ये कलकत्ता में। और इसी दिन 30 मई को याद में रखते हुए राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। याद रखने वाली बात है। 1828 में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्र को लिखा था। 1829 में ब्रिटिश सरकार ने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन बातों को थोड़ा सा याद रखो, बहुत ज़रूरी है चीज़ें। ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी बात करता हूँ कि हिंदी जो एक तीसरा और है पॉइंट यहाँ पर, हिंदी जो है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अब देखिए हिंदी तो आएगी एग्ज़ाम में, और भी बहुत कुछ आते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अब देखो हिंदी के साथ साथ कुछ और भी ऐसी हैं जो जिनकी लिपियाँ हमें पता होनी चाहिए, आपके नोट्स में लिखी होनी चाहिए कि क्या क्या बातें और हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। तो क्या है वो कंडीशंस देखते हैं, उसमें क्या है। तो देखते हैं, एक तरफ लिपि देखते हैं, एक तरफ देखते हैं भाषाएं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ हिंदी, संस्कृत, नेपाली। यानी क्या बात कर रहा हूँ मैं? हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, बोडो, डोगरी। इन सभी भाषाओं को किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि। ठीक है भाई, ये याद रखना है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, बोडो, डोगरी, ये कहाँ पर? देवनागरी में। फिर यहाँ पर एक मैथिली आती है, मैथिली। तो ये किस लिपि में लिखी जाती है मैथिली? अगर मैं बात करूँ तो तिरहुत लिपि होती है। कौन सी? तिरहुत लिपि में लिखी जाती है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। तिरहुत लिपि में लिखी जाती है बेटा। इसके बाद में कुछ ऐसी जैसे पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। किसमें? पंजाबी किसमें लिखी जाती है? गुरुमुखी में, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। अब अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच। अंग्रेजी, जर्मनी, ये जर्मन, फ्रेंच, ये तीनों किस में लिखी जाती हैं? रोमन में लिखी जाती हैं बेटा। किस में लिखी जाती हैं? रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। किस में? रोमन लिपि में लिखी जाती हैं बच्चा। ठीक है। उर्दू और फारसी, ये फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। फारसी लिपि में किस में लिखी जाती हैं? फारसी लिपि में लिखी जाती है बच्चा। ठीक है। एक आपकी आती है गुजराती में लिखी जाती है। मणिपुरी मैथी में लिखी जाती है। मणिपुरी और याद रख लो, मणिपुरी किस में लिखी जाती है? मैथी में। कौन सी लिपि में? मैथी लिपि में। ठीक है भाई। तो इनको भी थोड़ा सा याद रखो, याद रखना पड़ेगा, ऐसा काम चलेगा नहीं, याद रखना पड़ेगा भाई। तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, बोडो, डोगरी और मैथिली, ये कहाँ किस में बोडो तक कौन सी कहाँ तक लिखी जाती है? देवनागरी में। ठीक है। और तिरहुत में लिखी जाती है मैथिली। ठीक है। अब पंजाबी की अगर बात करें तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रोमन में लिखी जाती है। उर्दू और फारसी जो है फारसी लिपि में, और मणिपुरी जो है मैथी में लिखी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी, यानी कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा बहुत जो है ना हिंदी से पढ़ना चाहिए हमको, थोड़ा बहुत जो है हमें हिंदी से पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति देखते हैं। संवैधानिक स्थिति क्या देख रहे हैं? संवैधानिक स्थिति देख रहे हैं हम हिंदी की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी का जिक्र जो है वो कहाँ कहाँ पर है। हिंदी का जिक्र कहाँ कहाँ पर? तो देखिए पहले बात करते हैं भाग में। तो भाग में 5वें भाग में भी है, 6ठे भाग में भी है, और भाग 17 में भी है, 17वें भाग में भी है। तो यहाँ आर्टिकल 120 है आर्टिकल ये, और यहाँ पर जो है 210 आर्टिकल है ये। ठीक है। और यहाँ पर जो है 343 से लेकर 351 तक है।
तो यहाँ पर ये आर्टिकल है 120वें आर्टिकल पे जो है वो कांत भाग 5 में है, 210 में जो है वो क्या है भाग 6 में है, और 17वें भाग में जो है 343 से लेकर यहाँ तक जिक्र मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 20 में तो यहाँ संसद की भाषा के लिए है। किसके लिए है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा। यहाँ पर विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा और यहाँ भारत में प्रयुक्त होने वाली भाषा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बात करूँ तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। 22 भाषाओं का जिक्र है। अगर मैं यहाँ पे ही बात करूँ कि नोट पर मूल्य जो अंकन होता है, मूल्य जो होता है वो 17 भाषाओं में होता है, 17 भाषाओं में अंकित होता है। कितने में? 17 भाषाओं में अंकित होता है। और अंतिम भाषा जो होती है वो कौन सी होती है? उर्दू होती है। अंतिम भाषा जो होती है बच्चा वो कौन सी होती है? उर्दू होती है। ठीक है बेटा, उर्दू होती है, ये थोड़ा सा याद रखना है। अगर मैं बात करूं यहाँ से तो 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। फिर एक आपका 21वां संशोधन हुआ था और इसमें कौन सी भाषा कब हुआ था? ये 1967 में हुआ था। और इसमें 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ दिया गया था? सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था। फिर आपका जो हुआ 21 के बाद में आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1992 में हुआ। और यहाँ आपको 3 भाषाएं यानी कि 17वीं 3 भाषाएं यानी कि कौन सी? आपकी मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जोड़ी गई। वहाँ पर ही अब 92वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, संविधान में। और 2003 में ये हुआ। ठीक है, और कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये भी इसमें ऐड की गई। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। संवैधानिक स्थिति कहीं तक ये है आपकी। ठीक है, कि भाग 5 में 120 आर्टिकल में भी हिंदी का जिक्र है, 6वें भाग में 120 आर्टिकल में भी हिंदी का जिक्र है, 17 में तो तुम्हें पता है 343 से लेकर 351 पॉलिटी में हो जाएगा आपका। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का नोट पर जो मूल्यांकन होता है वो 17 भाषाओं में होता है। अंतिम भाषा उर्दू होती है। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन 15वीं भाषा सिंधी। 71वां संविधान संशोधन जो था 92 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। अब 92 संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषा जोड़कर 22 भाषाओं का जो है इतिहास आपको देखने को यहाँ से मिलता है। तो आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आप इन चीज़ों को करेंगे नोट अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ ही चुका होगा, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया हो तो आज की क्लास यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी हो गई है, आप समझना है। तो कल जो हम क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, यानी कल क्लास हमारी जो रहेगी बड़माला क्लास रहेगी। आपको घबराना नहीं है, हमने 3 क्लास आपको यहाँ तक करा दी हैं। इतना बहुत है, दुआ और विकास करिए, बहुत कुछ पूछता है इतने से। फिर बाद में हिंदी साहित्य में सारा कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, और जो चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। आपके ये 7 बजे आपको क्लास होती है। ठीक है, और आपकी 8 बजे जो क्लास होती है, आपकी जो 8 बजे क्लास होती है बेटा, वो होती है हमारी क्लास डेली पॉलिटिक्स, मतलब मध्यकालीन इतिहास की। और मध्यकालीन इतिहास की क्लास में हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से लेकर आपको चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्लास आपको डाल दी गई है, बाबर की क्लास है। उसमें आज जो हुमायूं क्लास कराने वाले हैं, आप उसको देखेंगे ज़रूर, और देख के जब करेंगे कि क्या लेवल है हमारा और क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।